अनामिका और रमेश की हाल ही में शादी हुई थी। दोनों बालकनी में खड़े थे, प्यार से बातचीत कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उधर हॉल के सोफे पे बैठे प्रसाद को चाय लाकर देती है शारदा। बैठो शारदा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बेटा बहू का हनीमून के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? उस बारे में क्यों शारदा, शादी के बाद तो सभी का हनीमून होता है। मैंने कहा जरूरी बात है, तुम तो सीधा हनीमून की बात छेड़ दी। तो बताइए ना, आप बेटा बहू को हनीमून पे कहाँ भेज रहे हैं? जम्मू कश्मीर सोच रहा हूँ, तुम क्या कहती हो? वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर तो बहुत सुंदर है। जम्मू कश्मीर हमारे देश का सबसे खूबसूरत और मनोहर राज्यों में से एक है। चारों तरफ बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़, हरे भरे मैदान और खूबसूरत मौसम। जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है तो मुझे लगता है कि मैं वहीं जाके बस जाऊं। बिल्कुल सही कहा। कई नवविवाहित जोड़े जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगांव क्षेत्र के वैसारन वैली को हनीमून डेस्टिनेशन के लिए चुनते हैं। इस वैली को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। फिर बेटे बहू को वहीं भेजते हैं, क्या कहते हैं? मुझे मंजूर है शारदा। क्या बेटे बहू जग गए हैं? लगता तो है। हमारा बेटा जो आज तक कभी रसोई तक नहीं गया था, आज खुद रसोई में गया, कॉफी बनाई और अपनी बीवी को दी है। दोनों बालकनी में बैठे हैं। नया नया प्यार है, थोड़े दिनों तक तो चलेगा। आप जैसा तो कोई नहीं। आप तो शादी के बाद मुझे चाय लाकर देते थे, नाश्ता बनाकर खिलाते थे। अगर मुझे कुछ खाने का मन होता था अपनी माँ से बनवाते थे। लेकिन जब बेटी हुई सब बदल गया। मुझे किचन में धकेल दिए और सारा प्यार बेटी को देने लगे। और जब बेटा हुआ, खैर अब क्या कहूँ। फिर एक टके प्रसाद को देखने लगी। प्रसाद कुछ ना कहकर चुपचाप बैठे रहे। तभी बेटी सुमति और दामाद आकाश बाइक से उनके यहाँ आते हैं। शारदा जैसे ही देखती है, जाके जल्दी से दरवाजा खोलती है। आइए आइए दामाद जी, आओ सुमति। उन्हें अंदर बुलाती है। सुमति और आकाश सोफे पे आके बैठते हैं। डैडी, भाई और भाभी कहाँ हैं? वो बालकनी में बैठे हैं। उन्हें बुलाऊं क्या सुमति? नहीं मम्मी, मैं फोन करके बुलाती हूँ। सुमति रमेश को कॉल लगाती है। बेडरूम में बिस्तर पे रखा मोबाइल बजता है। रिंगटोन सुनकर रमेश फोन के पास आता है। दीदी फोन कर रही है। फिर वो फोन उठाता है। हाँ दीदी। भाई, मैं और तुम्हारे जीजा घर पे आए हैं, तुम और भाभी हॉल में आ जाओ। अभी आता हूँ दीदी। इतना कहकर रमेश फोन रख देता है। अनामिका उसके पास जाती है। अनु, दीदी और जीजा आए हैं, हॉल में बुला रहे हैं, चलो। रमेश अनामिका को लेकर हॉल में जाता है। उन्हें अभिवादन करता है। भाई, तुम्हारे जीजा ने तुम दोनों के हनीमून के लिए टिकट बुक कर दी है, कश्मीर के लिए। कल फ्लाइट है। ये सुनकर अनामिका शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। सब लोग खुशी खुशी मिलजुल के बातचीत करते हैं। 2 दिन बाद नवविवाहित रमेश और अनामिका जम्मू कश्मीर के वैसारन वैली में हरी घास पर बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। उनके साथ और भी कई लोग थे। ये वैली आमतौर पर चहल पहल से भरी रहती है, लेकिन अचानक कुछ उग्रवादी हथियारों के साथ हमला कर देते हैं। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। अनामिका और रमेश चालाकी से मरे होने का नाटक करते हैं। उग्रवादी चेक करते हैं और मान लेते हैं कि सब मर गए हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। कश्मीर में आतंकवादियों की गोलीबारी और साथ ही 27 लोगों की मौके पर ही मौत। ये सुनते ही शारदा घबरा जाती है और प्रसाद से कहती है, अजी सुन रहे हैं, जरा इधर आइए। इस तरह से जब वो आवाज लगाती है, प्रसाद घबराते हुए शारदा के पास आते हैं। क्या हुआ शारदा, ऐसे घबरा कर क्यों बुला रही हो? टीवी देखिए, कह रहे कश्मीर में हमला हुआ है, 27 लोग मारे गए हैं। पता कीजिए हमारा बेटा बहू कहाँ है। ये खबर सुनते ही मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं पता करता हूँ शारदा, तुम चिंता मत करो। प्रसाद तुरंत रमेश को फोन करते हैं। फोन बजता रहता है। क्या हुआ, फोन लगा? बेटा बहू ठीक है ना? कुछ तो बताइए, क्या हुआ? शारदा, फोन रिंग हो रहा है, कोई उठा नहीं रहा है। हमारे बेटे बहू को कुछ नहीं होगा, मैं पता लगाता हूँ, तुम टीवी देखती रहो, वहाँ से सही सही जानकारी मिलेगी। कहाँ गोलीबारी हुई, कितने घायल हुए। आप कृपया फोन करते रहिए। ठीक है शारदा। प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। शारदा टीवी देखने लगती है। आतंकवादी हमले में मारे गए एक पति के पास एक युवती बुरी तरह से सिसक रही थी।
अपने पति के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। अनामिका और रमेश चुपचाप लड़की के पास पहुंचते हैं। ये घटना दिल को हिला देने वाली थी। वहाँ बहुत से लोग जमा हो गए थे। जो भी आए वो रोने लगे। अनामिका और रमेश भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। वो दोनों भी शोक में चले गए। सुना अनामिका, तुमने कह रहे थे उनकी भी नई नई शादी हुई थी, यहाँ समय बिताने आए थे। लगता है वो भी हमारे तरह घूमने आए थे, पर किसे पता था कि इस तरह से आतंकवादी हमला कर देंगे। तुम मिलिट्री में काम करती हो ना? जब चरमपंथी इस तरह से हमला करते हैं तो मैं यहाँ बंदूक लेकर जवाब देने के लिए नहीं आई हूँ, आपकी पत्नी बनकर आई हूँ। हम शादी के बाद यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। अगर मैं यहाँ फौजी अनामिका बनकर आई होती तो वो आतंकवादी 10 हो या 20, मैं उन्हें बता देती कि मैं कौन हूँ। मैं इस देश की दी हुई हिम्मत और बहादुरी का स्वाद चखा देती। जैसे ही ये वो बातें कह रही थी, उसका फोन बजने लगता है। अनामिका ने देखा मेजर का कॉल था। वो साइड में जाके फोन उठाती है। यस सर। ओके सर, मैं यही हूँ, अभी आती हूँ। अनामिका बात कर रही थी। रमेश उसके पास जाता है। मेजर सर का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है, तुरंत मुझे वहाँ जाना है। आप घर जाके माँ पिताजी को सब बताइए, वो परेशान हो रहे होंगे। जाइए। अनामिका, 1 मिनट, मैं पिताजी को फोन लगाता हूँ, तुम खुद ही बता दो। मेजर सर ने तुरंत बुलाया है, मुझे जाना होगा। अब हम उन्हें दिखाएंगे आर्मी का पावर क्या होता है। आप टीवी पे देखिए, अखबार पढ़िए, जाइए। उसी वक्त रमेश का फोन बजने लगता है। रमेश देखता है कि पिताजी का फोन आ रहा है। पिताजी का फोन आ रहा है अनामिका, लगता है टीवी पे खबर सुनी है। फोन उठा के बता दीजिए हम ठीक है। ठीक है अनामिका। रमेश प्रसाद का फोन उठाता है। हेलो पिताजी, हम दोनों सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी पत्नी साथ है ना? जी पिताजी, मैं उसे फोन देता हूँ। फिर वो अनामिका को फोन देता है। जी पिताजी, हम यहाँ पे ठीक है, माँ जी को बता दीजिएगा, हम यहाँ से बस निकलने ही वाले हैं। ठीक है बेटा, सावधान रहना। अनामिका फोन रख देती है। मैं मिलिट्री की यूनिट पे जा रही हूँ, आप घर जाइए, माँ पिताजी को जाके सब बात बताइए और टीवी पर नजर रखिएगा, ठीक है? जाइए अब। रमेश वहाँ से चला जाता है। शारदा और प्रसाद बातचीत करने लगते हैं। अनामिका अब मेजर के सामने फौजी की वर्दी में खड़ी थी। अनामिका, तुम्हें सारी खबर मिल चुकी होगी। यस मेजर। फिर वो मिशन की सारी जानकारी मेजर को देती है। मेजर उससे सहमत होते हैं। अगले दिन रमेश अकेले घर पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, बहू नहीं आई, कहाँ है वो? बहू से जब बात हुई थी तो कही थी कि हम घर आ रहे हैं पिताजी। माँ, पिताजी, जो मैं कह रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। अनामिका साधारण औरत नहीं, वो फौज में सैनिक है। कश्मीर बॉर्डर पे दिन रात बिना किसी भेदभाव के वो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। तुम्हें पहले से ये सब पता था बेटा? हाँ माँ, सगाई के दिन उसने बताई थी, मैंने तभी मान लिया था। लेकिन हाँ क्यों कहा तुमने? माँ, हर किसी को देश का सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। मैं हमेशा चाहता था कि मुझे फौज में जाना है, पर आप लोग कभी नहीं माने, क्योंकि मैं आप लोगों का इकलौता बेटा हूँ। लेकिन अनामिका के माता पिता ने उसकी इच्छा को समझा और देश सेवा के लिए भेजा। फिर रमेश अनामिका की बहादुरी, उसके शौर्य और मिले पुरस्कारों के बारे में विस्तार से बताता है। शारदा और प्रसाद गर्व से भर जाते हैं। सैनिक अनामिका हेलीकॉप्टर में बैठकर दूरबीन से बर्फीले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा घर देखती है। वहाँ आतंकवादियों का अड्डा होता है। हिम्मत से वो उस घर पर बम गिराती है और उसे उड़ा देती है। जान का खतरा होने के बावजूद वो निडर होके बड़े ही साहस के साथ आतंकियों का अड्डा तबाह कर देती है। अखबार में सैनिक अनामिका की बहादुरी की चर्चा होती है। ये देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश को बहुत गर्व महसूस होता है। युद्ध अभी भी जारी है। सब मिलकर भगवान से अपनी बहादुर बहू की सलामती की दुआ करते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।